जय हिंद। आज मैं एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर लाया हूँ। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि रुक्मणी देवी अरुंडले का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतनाट्यम से है। भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। कहाँ का? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का एक लोक नृत्य है भारतनाट्यम। और उसके बाद मैं बात करूं रुक्मणी देवी अरुंडले के बारे में, तो रुक्मणी देवी अरुंडले का जो जन्म हुआ था, याद रखना रुक्मणी देवी अरुंडले का जन्म 1904 में इनका जन्म हुआ था। और 1986 में इनकी निधन हो गई थी। क्या? तो 1986 में इनकी निधन हो गई थी, 1904 में इनका जन्म हुआ था। और रुक्मणी देवी अरुंडले के बारे में और भी यहाँ पे डिटेल से बात करता हूँ। रुक्मणी देवी अरुंडले ने काला क्षेत्रे काला क्षेत्रे फाउंडेशन की भी स्थापना, काला क्षेत्रे फाउंडेशन, याद रखना, काला क्षेत्र फाउंडेशन की भी स्थापना किए थे। कहाँ किए थे? तो चेन्नई में किए थे। कहाँ? तो चेन्नई में काला काला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किए थे, ये भी याद रखना। तो काला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना चेन्नई में रुक्मणी देवी अरुंडले ने किए थे। और उसके बाद मैं बात करूँ रुक्मणी देवी के अरुंडले के बारे में, तो रुक्मणी देवी अरुंडले को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किसे? तो पद्म भूषण से रुक्मणी देवी अरुंडले को 1956 में सम्मानित किया गया था, याद रखना। रुक्मणी देवी और उन लोगों को पद्म भूषण कब मिला था? तो 1956 में मिला था। और उसके बाद 1957 में, याद रखना कब? तो 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। कब? तो 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1957 में, याद रखना। और उसके बाद मैं बात करूं कि रुक्मणी देवी ने रुक्मणी देवी अरुणडले को, याद रखने, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जो मैं बता रहा हूँ कि कौन सी ऐसी नृत्यगान महिला है जो राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो यह रुक्मणी देवी अरुणडले थी, जो 1952 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली भारत की प्रथम महिला थी, याद रखना। तो कौन सी एक ऐसी महिला है जो भारतनाट्यम नृत्यगान से संबंधित रखती है और जो भारत के सदस्य के रूप में नामांकित की है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुणडले। और भारत में राज्यसभा के सदस्य, याद रखना, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये भी याद रखना कि भारत में राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली भारत की प्रथम महिला नृत्यगान महिला कौन थी? रुक्मणी देवी अरुणडले थी, याद रखना ये भी। और उसके बाद मैं यहाँ से बात करता हूँ कब नामांकित हुई थी। तो 1952 में रुक्मणी देवी अरुणडले को भारत में नृत्यगान के रूप में चुना गया था, राज्यसभा के सदस्य के रूप में। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो डॉक्टर राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के यहाँ मैं बारे में बात करूं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के यहाँ पे, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1931 में इनका जन्म हुआ था। कब? 1931 में इनका जन्म हुआ था। और 2015 में इनकी निधन हो जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, याद रखना, मिसाइल मैन को, भारतीय मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देश के, याद रखना, भारत देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। कब? तो 2002 में, याद रखना, कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में 2002 में चुना गया था, ये याद रखना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में, याद रखना, यहाँ पे फिर से मिटवार के बात करता हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में, याद रखना, कब? तो 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया था, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? 1997 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और उसके बाद मैं बात करूं विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, जो 1900, याद रखना, 1999 में प्रकाशित हुआ था। कब? तो विंग्स ऑफ फायर 1999 में प्रकाशित हुआ था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रमुख पुस्तक की बात करूं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रमुख पुस्तक यहाँ पर हो जाएगा भारत, याद रखना, भारत 2020 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। और भारत 2020 से आगे, याद रखने भी, भारत 2020 से आगे, भारत 2020 से आगे किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। उसके बाद मैं बात करूं भारत का मिशन, याद रखना, भारत का मिशन,
भारत का मिशन किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक का नाम है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे गाइडिंग सोल्स। गाइडिंग सोल्स याद रखना है यहाँ पे। गाइडिंग गाइडिंग सोल्स। गाइडिंग सोल्स किसकी आत्मकथा है? तो राइट ऑप्शन होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ही पुस्तक का नाम है गाइडिंग सोल्स। ये पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में यहाँ पे जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। उसके बाद 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आयुपैक नामकरण प्रणाली के अनुसार किस क्रियात्मक समूह की विशेषता OH समूह की उपस्थिति है, जो आमतौर पर पानी की तरह मुड़े हुए आकार में होता है। तो कौन सा जो आयुपैक प्रणाली, पहले सबसे पहले मैं आयुपैक का पूरा नाम बता दूं। आयु आयुपैक का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा नाम होता है। आयुपैक का पूरा नाम क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा नाम होता है। तो पूछा के अनुसार क्रियात्मक समूह OH, तो OH किसको क्रियात्मक समूह है? तो OH एल्कोहल समूह का क्रियात्मक समूह है। तो राइट आंसर जो एल्कोहल। एल्कोहल का सामान्य सूत्र के बारे में बात करूं तो इसका एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1 का होल ट्वाइस का OH होता है। CnH2n प्लस 1 का होल ट्वाइस CnH2n प्लस 1 OH का OH होता है इसका एल्कोहल का सामान्य सूत्र। उसके बाद एमीन का क्रियाशील मूलक का बात करूं तो NH2 याद रखना। NH2 किसके किसके क्रियाशील मूलक है? तो एमीन का क्रियाशील मूलक है। उसके बाद यहाँ पे कार्बोनिल का क्रियाशील मूलक बात करूं तो कार्बोनिल का क्रियाशील मूलक होता है CO, याद रखना CO कार्बोनिल का क्रियाशील मूलक है। एस्टर का क्रियाशील मूलक का बात करूं तो CORR होता है एस्टर का क्रियाशील मूलक। तो ये सब बातें याद रखना। तीसरा के बाद यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लक्षद्वीप की। और राज्य में यहाँ पे बात की जाए तो सिक्किम हो जाएगा। कौन सा? तो राज्य में यहाँ पे बात किया जाए तो सिक्किम हो जाएगा। किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? तो सिक्किम राज्य की हो जाएगी जनसंख्या सबसे कम थी। कितनी कम थी? तो 10 लाख जनसंख्या से भी कम थी सिक्किम राज्य की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार। और 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य की बात करूं केंद्र शासित प्रदेश में तो लक्षद्वीप हो जाएगा। और राज्य में बात करूं तो केरल हो जाएगा। और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य हो जाएगा फिर केरल, याद रखना इतना। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात करूं तो यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये सब बात करें और ये सब बातें ध्यान में रखना है आप लोगों को। और बता दूं 2011 की जनगणना की थीम क्या थी? तो 2011 की जनगणना का थीम हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। 2011 की जनगणना के शुभंकर कौन थे? तो परगणक शिक्षक इनके शुभंकर थे। भारत देश की पहली जनगणना याद रखना। भारत देश की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो काल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था, याद रखना। भारत देश में पहली बार जातीय आधार जनगणना 1931 में हुआ था। भारत देश का पहली बार नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड देखो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो काल में। देश में भारत देश की पहली बार नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। ये सब बात याद रखना जो आप लोगों को मैं बताया हूँ अभी तुरंत। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। 1931 में भारत में पहली बार जातीय आधार जनगणना हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर कि आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किए गए थे? तो आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किए गए थे? तो सबसे पहले यहाँ पे बता दूं कि 1878 में पारित किए गए थे। तो आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने पारित किया था? देखिए बता दूं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन ने, याद रखना किसने? तो लॉर्ड लिटन ने, याद रखना किसने? तो लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किया था लॉर्ड लिटन ने। लेकिन आर्म्स एक्ट या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपिन ने, याद रखना किसने? तो लॉर्ड रिपिन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था, याद रखना। तो देखिए लॉर्ड लिटन वाला किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने इसको पारित किया था, लेकिन लॉर्ड रिपिन ने इसको समाप्त कर दिया था। देखिए भारत में प्रमुख, याद रखना भारत में प्रमुख एक्ट की बात करूं तो याद रखना रेगुलेटिंग, भारत के प्रमुख एक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे।
रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था भारत में? तो रेगुलेटिंग एक्ट भारत में 1700 कब आया था? तो 1773 में आया था। 1673 1773 में आया था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया था। उसके बाद भारत भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम यहाँ पे लिख देता हूँ, परिषद भारत परिषद अधिनियम, अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1900, भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया था। कब? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया था। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम, याद रखना, भारत सरकार सरकार अधिनियम, अधिनियम भारत में कब आया था? 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था। उसके बाद रॉलेट एक्ट कानून भारत में कब आया था? तो रॉलेट एक्ट कानून 1919 में आया था। बता दूं कि रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून भी कहा जाता है। और काला कानून, रॉलेट एक्ट कानून को किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून इसलिए कहा जाता था क्योंकि किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया जाता था। इसलिए इसे भारतीयों ने रॉलेट कानून को पूरा जबरदस्त तरीके से विरोध किए थे और इसे काला, रॉलेट एक्ट कानून काला कानून कहा जाता है। और काला कानून महात्मा गांधी जी नहीं कहते रॉलेट एक्ट कानून। और उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर यहाँ पे कि कथक डैश, कथक नृत्य शैली की एक महान हस्ती थी। डैश यहाँ पे कि कथक नृत्य शैली की एक महान हस्ती थी जिससे रविन्द्रनाथ टैगोर ने नृत्य सामग्री या नृत्य की महारानी के रूप में वर्णित किया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस किस नृत्य शैली की एक महान हस्ती थी जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने नृत्य सामग्री के रूप में वर्णित किया था? तो राइट आंसर सितारा देवी को। सितारा देवी को ही डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नृत्य सामग्री कहकर संबोधित किए थे। किसने? तो नृत्य सामग्री के कहकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे संबोधित किए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सितारा देवी के बात करूं तो सितारा देवी को अनेक पुरस्कार भी मिल चुका है, याद रखना। सितारा देवी के पुरस्कार, सितारा देवी पुरस्कार के बाद में बात करूं यहाँ पे सितारा देवी के पुरस्कार के बारे में, तो देखिए सितारा देवी को 1995 में कालिदास अवार्ड मिला था। क्या? तो कालिदास, याद रखना, कालिदास अवार्ड भी मिल चुका है 1995 में। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1969 में मिला था। काली सितारा देवी को 1969 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। 1995 में कालिदास अवार्ड भी मिला था सितारा देवी को। और उसके बाद मैं बात करूं 1973 में, यह भी याद रखना, तो कब? 1973 में 1973 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। क्या? तो पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था सितारा देवी को। किसे? तो पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था सितारा देवी को 1973 में। तो सितारा देवी को प्रसिद्ध एक नृत्य शैली थी जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने नृत्य सामग्री के रूप में संबोधित किए थे, जिन्हें अनेक पुरस्कार मिला था। 1995 में कालिदास अवार्ड, 1969 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1973 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात करूं, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि, याद रखना, कौन? तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक है। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात हो रहा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गीतांजलि किसकी? तो गीतांजलि पुस्तक की भी रचना किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब भारत के जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, याद रखने भी कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और बता दूं कि भारत के राष्ट्रगान के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो जनगण, याद रखना, भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो जनगण भारत का राष्ट्रगान है जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद में बात करूं और उसके बाद में यहाँ पे बात करूं मिर्लानी साराभाई, मिर्लानी साराभाई का संबंध भारतनाट्यम से, याद रखना। किसे? तो भारतनाट्यम से संबंधित है। सितारा देवी का संबंध कथक से है। मिर्लानी साराभाई का संबंध मिर्लानी साराभाई का संबंध किससे? तो भारतनाट्यम और कथकली से संबंधित है। मिर्लानी साराभाई का संबंध भारतनाट्यम, याद रखना, भारतनाट्यम और कथक किससे, क्या बोले? तो भारतनाट्यम और कथकली से संबंधित है।
कथकली से संबंधित है मिर्लानी साराभाई का। रुक्मणी देवी अरुणले का संबंध बताऊं तो रुक्मणी देवी अरुणले का संबंध किससे है? तो भारतनाट्यम से संबंधित है रुक्मणी देवी अरुणले का। मलिक साराभाई का संबंध बताऊं तो भारत के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो भारत के शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं? तो भारत के कुल शास्त्रीय नृत्य अभी वर्तमान समय में 9 है, लेकिन 8 ही थे। तो मलिक साराभाई का संबंध भारत के शास्त्रीय नृत्य शैली से, जैसे मणिपुर हो गया, छऊ हो गया, भारतनाट्यम हो गया और कथक हो गए, सब भारत के शास्त्रीय नृत्य है, इनसे संबंधित है मलिक साराभाई का। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि 7 नंबर की चपरा कूट डैश राज का त्योहार है, जो यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने में या जलने के अफसोस को साफ करने को पूरा होने के बाद मार्च के दौरान में मनाया जाता है। याद रखना कि चपारकूट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम राज्य में चपारकूट त्योहार मनाया जाता है। कहाँ? तो मिजोरम राज्य में राइट ऑप्शन हो जाएगा चपारकूट त्योहार मनाया जाता है। कहाँ? तो मिजोरम राज्य में। मिजोरम के प्रमुख त्योहारों को बात करूं तो चपारकूट तो यहाँ पर हो गया पहला नंबर, मिजोरम के प्रमुख त्योहार चपारकूट हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात करूं क्रिसमस, ये भी याद रखना है, क्रिसमस क्रिसमस भी मिजोरम का प्रमुख त्योहार है। उसके बाद यहाँ पे थल फंगाओ कूट याद रखने भी, क्योंकि ये भी पूछा गया था। थल फंगाओ कूट या कूट थल फंगाओ कूट किस राज्य की प्रमुख त्योहार? तो मिजोरम राज्य की प्रमुख त्योहार है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख त्योहार की बात करूं तो याद रखना है छत्तीसगढ़ के हरेला त्योहार। क्या? तो हरेला त्योहार, बस्तर दशहरा और कजरी महोत्सव याद रखने भी। क्या बताएं? तो हरेला त्योहार, बस्तर का दशहरा, कजरी महोत्सव, ये सब छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार है। नागालैंड में हार्निवल फेस्टिवल मनाया जाता है, याद रखना। और झारखंड में सरहुल त्योहार मनाया जाता है। ये सब प्रमुख त्योहार थे कुछ राज्यों के जो एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी के, एमटीएस के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कि 8वां नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौगमया झील है? तो राइट समझिएगा टीटीकाका जो दुनिया की सबसे ऊंची नौगमया झील है, तो राइट समझिएगा टीटीकाका। सुपीरियर झील है जो विश्व के सबसे गहरी झील है, ये भी याद रखना है, मीठे पानी की। फिर 9 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। और उसके बाद में बात करूं यहाँ पे तो भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन था? तो भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कार्बोनेट, याद रखने पूछा गया एग्जाम में, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम नेशनल पार्क था, याद रखना। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का कौन सा भारत का क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि विश्व का कौन सा एक ऐसा पार्क है, विश्व का ऐसा कौन सा एक नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना मणिपुर में एक ऐसा लोटक झील, याद रखना लोटक झील जो है, लोटक झील को विश्व में तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। लोटक झील को विश्व में एकमात्र ऐसा झील है जो मणिपुर राज्य में स्थित है, जिसे लोटक झील कहा जाता है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2023 में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो राइट ऑप्शन होगा तमिलनाडु राज्य में आयोजित की गई थी विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बात करता हूँ। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन कि मनाडे डे डैश किस क्षेत्र में भारत के एक मशहूर शख्सियत थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मनाडे डे संगीत के क्षेत्र के शख्सियत थे। मनाडे डे के पुराना नाम की बात करूं तो मनाडे को प्रबोध चंद्र डे भी कहा जाता है, याद रखने भी कि प्रबोध चंद्र डे किसे कहा जाता है? तो मनाडे डे को ही कहा जाता है प्रमोद चंद्र डे, याद रखना। प्रमोद चंद्र डे किसे कहा जाता है? मनाडे डे को कहा जाता है। एक प्रसिद्ध भारतीय पसारवे गायक थे, तो जो मनाडे डे थे या प्रबोध चंद्र डे एक प्रसिद्ध पसारवे गायक थे। क्या? एक प्रसिद्ध भारतीय पसारवे गायक थे प्रबोध चंद्र डे या मनाडे डे।
और मनाड़े डे को भेंडी बाजार घराने से संबंधित है। किससे? तो भिंडी, भेंडी बाजार, याद रखना, भेंडी बाजार घराने से संबंधित। यहाँ पे मिट करके लिख देता हूँ, भेंडी, भेंडी बाजार, भेंडी बाजार घराने से संबंधित है मनाड़े डे। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि 11वें मौलिक कर्तव्य डैश आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य डैश आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा अवसर का प्रदान करता है। तो 6 से 14 साल वाले बच्चों के लिए जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करता है 11वां मौलिक कर्तव्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कि 2023 का आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप 2023 का किस स्पर्धी अमनप्रीत सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? पुरुष की 25 मीटर फ्रीस्टाइल के लिए। किसे? तो पुरुष की 25 मीटर फ्रीस्टाइल के लिए अमनप्रीत सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था 2023 के आईसीएसएफ में। फिर नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, गलौजी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियां किस नाम से जानी जाती है? तो कुंड के नाम से जानी जाती है। किससे? तो कुंड के नाम से। गलौजी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियां किस नाम से जानी जाती है? कुंड के नाम से जानी जाती है। उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि मुमताज खान को 2022 में फिच वुमन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के नामांकित किया अथवा निम्नलिखित में कौन खेल खेलते थे? तो मुमताज खान 2022 में फिच वुमन राइजिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस खेल खेलते थे? तो हॉकी से खेल से संबंधित थे। किसे? तो मुमताज खान का संबंध हॉकी खेल से है। फिर नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन के राठवा जो डैश राज के निवासी है, होली रंगों का त्योहार के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। तो राठावा नृत्य जो है गुजरात राज्य का एक निवासी है जो होली रंगों के त्योहार के अवसर पर किया जाता है राठावा नृत्य। फिर 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 153 भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है। तो प्रत्येक राज्य के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 153। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का संगीतकार भारत रत्न से प्राप्त करने प्रथम संगीतकार थे? तो कर्नाटक के संगीतकार जो भारत रत्न प्राप्त करने प्रथम संगीतकार थे तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी थे। सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न 1998 में दिया गया था। कब? तो 1998 में भारत रत्न से सम्मानित दिया गया था। संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने प्रथम व्यक्ति थे एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। याद रखना, मैं कल भी बताया था एक प्रीवियस क्वेश्चन में SSMTS के। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो 1954 में हुआ था भारत रत्न की शुरुआत। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शुरू किया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालचारी थे। उसके बाद भारत रत्न प्राप्त करने भारत की प्रथम महिला थी श्रीमती इंदिरा गांधी जो 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन कि किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु और सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना करने के निम्नलिखित में किस विधि का किया जाता है? तो व्यय विधि का उपयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम 1868 में किया गया था और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये लगाया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था 1868 में, प्रति व्यक्ति का अनुमान 20 रुपये लगाए थे। तो किया जाता है तो किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु और सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। देखिए यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ी एग्जाम में पूछेगा। तो क्या होगा? व्यय विधि है, याद रखना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन को वर्ष 2004 से 2009 तक झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे हैं डैश का 2022 में लखनऊ के निधन हो गया। वो कौन थे? तो शायद शिवतराजी। कौन? तो शायद शिवतराजी थे। 2004 से लेकर 2009 तक झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे और 2022 में लखनऊ में इनका निधन हो गया है। शायद शिवतराजी की मृत्यु हो गई है जो लखनऊ के झारखंड राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी है। फिर नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन की बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड बाय माइक्रो फाइनेंसी इंस्टीट्यूट्स। कौन है? तो स्मॉल लोन टू लो इनकम इंडिविजुअल फॉर इंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज, ये है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स का उदाहरण। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कि 22 नंबर क्वेश्चन का अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत के बंदरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के
सूफी संत के बदगाह है, बदगाह। 23 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती शहर रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में शुरू की गई थी। तो भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती शहर रोजगार योजना 1997 में शुरू की गई थी। अब स्वर्ण जयंती शहर रोजगार योजना 1997 में। 24 नंबर क्वेश्चन के एस एंगेस्ट आउंड्स किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो राइट आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा का। सानिया मिर्जा का जो आत्मकथा है एस ऑगस्ट आउंड्स किसकी आत्मकथा? सानिया मिर्जा का। राइट आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा का टेबल टेनिस से संबंध थी। फिर 25 नंबर क्वेश्चन की हो वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो एनी बेसेंट भारत की एक प्रथम महिला थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी, अध्यक्ष बनी थी? तो एनी बेसेंट हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में नहीं।